अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत राष्ट्रीय महत्व के द रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी बिल 2016, जिसको माननीय मंत्री जी ने अभी सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, उन विषयों को अंतर्राष्ट्रीय और अपने सार्क कंट्रीज के सदस्य लोगों के साथ जिस तरह से एजुकेशन में, रिसर्च में, ट्रेनिंग में एक दूसरे की नॉलेज को शेयर करने के संबंध में एक अमेंडमेंट लेकर के आए हैं, मैं निश्चित तौर से इसका स्वागत करता हूं। अभी थरूर साहब ने इस बात को खुद स्वीकार किया कि आज इस क्षेत्र में, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में हमारी एक बड़ी हिस्सेदारी बढ़ी है और यकीनन हमारी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ी है कि आज उस बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस बिल का जो उद्देश्य है, इसीलिए कि आज हम इसको 4 प्रमुख उद्देश्य को लेकर के इस बिल में हमारी सरकार संशोधन कर रही है। एक तो डिसेमिनेटिंग नॉलेज बाय प्रोवाइडिंग टीचिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज इन बायोटेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड फील्ड्स। नंबर 2, फैसिलिटेटिंग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज इन द सार्क रीजन and generally Asia. Third, creating a hub of biotechnology expertise. And fourth, promoting cooperation at the international level. तो स्वाभाविक है कि इसके महत्व को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है कि आज इसको ये रेखांकित किया जाए, क्योंकि निश्चित तौर से जो माननीय मंत्री जी ने अपने संबोधन में शुरू किया था और कहा था कि 2006 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें भारत भी उस समझौते में शामिल हुआ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उस यूनेस्को के साथ रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन इंडिया। तो उस 2006 के जिस एमयू को साइन करके भारत अपने उस सार्क कंट्रीज के साथ, यूनेस्को के साथ एक समझौते में, और फिर 2009 के सापेक्ष हम गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हमने हरियाणा में फरीदाबाद में एक बायोटेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर, एक राष्ट्रीय स्तर का हमने खोला है। लेकिन सम्मानित सदन भी जानता है, थरूर साहब भी जानते हैं कि ये 2009 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जिस बायोटेक्नोलॉजी रीजनल सेंटर को हमने खोला था, तो कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से स्वाभाविक है कि उस सेंटर में जो एक गवर्निंग बॉडी हो या कंट्रोलिंग बॉडी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही होती है। और जब तक हम उसको स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं बनाते हैं तो उसकी ऐसी सेंटिटी नहीं होती है, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई किसी संस्था की वो स्वायत्तता नहीं होती, उसकी ऑटोनॉमी नहीं होती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वीट बिल पे ही काम करती है। अगर कोई चेंजेस भी करना है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही राय से किया जाता है, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हस्तक्षेप भी रहता है। आज मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन किया है वो पूर्णतया इस रीजनल सेंटर को एक लेजिस्लेटिव बैकिंग करने के लिए किया है, और इस बिल के पास होने के बाद मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि जहां शशि थरूर जी कह रहे हैं कि हम इसका कंडीशनल सपोर्ट करते हैं, आखिर किस बात की? अभी तक ये बॉडी जो भी रेगुलेट हो रही थी या कोई भी रेगुलेशंस बना रही थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही थी। अब जिस दिन से ये बिल आज अमेंडमेंट अगर ये सदन सर्वसम्मत से पारित करता है, तो निश्चित तौर से इस बिल के आने के बाद इस रीजनल सेंटर का जो बोर्ड है वो एक तरह से स्वायत्त हो जाएगा, स्वायत्तता उसकी हो जाएगी। अपने को खुद रेगुलेट करने के लिए वो अपने रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे। तो निश्चित तौर से गवर्नमेंट अपने अधिकार को, एक लेजिस्लेटिव अधिकार उस बॉडी को देने जा रही है। प्रायः 2009 में बना था। मैं समझता हूं कि अगर इसको वाकई विधायी ताकत देना था कि ये पार्लियामेंट से ही कोई चेंज हो सके, तो ये काम शायद पिछली सरकार में कर देना चाहिए था। हम तो आज मोदी जी की सरकार को बधाई देंगे कि इस राष्ट्रीय महत्व के इस संस्था को आज एक विधिक ताकत देने का काम किया जा रहा है, एक लेजिस्लेटिव बैकिंग देने का काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि आखिर इसका महत्व क्या है। अगर आप देखें तो निश्चित तौर से इसमें जो एजुकेशन है या रिसर्च है, ट्रेनिंग है, आखिर केवल हम उसको एक बायोमेडिकल साइंसेज तक हम या फार्मास्यूटिकल तक हम इसको अब एक दायरा इसका सीमित नहीं है। इसका बहुत ब्रॉड रेंज हो गया है कि आज हम
इस सेंटर से बायोमेडिकल साइंसेज की भी हम पढ़ाई करते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, उसका रिसर्च करते हैं। मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी पे भी इस पे काम हो रहा है, बायो इंजीनियरिंग एंड डिवाइसेज पे भी काम हो रहा है, बायो फिजिक्स पे, बायो केमिस्ट्री पे, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी पे भी काम हो रहा है, क्लाइमेट साइंसेज पे, जिस पे सबसे ज़्यादा मोदी जी सारे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेज पे उन्होंने काम किया है और जिस तरीके से भारत ने एक तरह से नेतृत्व किया है और हमारी बात पे आज पूरी दुनिया सहमत हो रही है उस कार्बन को घटाने पे, उस क्लाइमेट साइंस पे भी काम हो रहा है, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट पे भी काम हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अफेयर्स है या IPR जिसकी चर्चा कर रहे थे और उसकी पॉलिसीज पे है। तो स्वाभाविक है कि आज ये रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी जहां इतना महत्वपूर्ण हो रहा है और जिस महत्व को न केवल एक क्षेत्र तक बल्कि दुनिया आज उस क्षेत्र के उस महत्व को परिभाषित कर चुकी है, तो स्वाभाविक है कि आज अगर हम एक बिल ला करके अमेंडमेंट करके उस संस्था को हम एक विधायी ताकत लेजिस्लेटिव बैकिंग देने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से इस संस्था के लिए भी एक अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि जिस तरीके से आज ये जो बिल है इसको लेजिस्लेटिव बैकिंग करने के बाद जो इसकी एक स्टेटस हो जाएगी, वो स्टेटस एक इसकी नेशनल इम्पोर्टेंस की होगी और ये नेशनल इम्पोर्टेंस की होगी जिससे ये साइंटिफिक हो, टेक्निकल एजुकेशन हो या डिग्री ग्रांट्स करने में ये काम हो, और जो पावर्स हो जाएगी रीजनल सेंटर्स की, वो पावर्स भी निश्चित तौर से बढ़ जाएगी। द पावर्स ऑफ द रीजनल सेंटर विल इंक्लूड प्रोवाइडिंग मास्टर्स एंड डॉक्टरेट डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज इन बायोटेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स, engineering, medical, agriculture, engineering sciences, instituting academic positions like professorship, appointing persons to such positions, determining standards of admission to the regional center and fixing and receiving fees। तो ये सारी चीजों में एक स्वायत्तता होगी इस संस्था। आज निश्चित तौर से जब तक एग्जीक्यूटिव बॉडी से ये संस्था काम कर रही है, अधिष्ठाता महोदय आप इस बात से सहमत होंगे कि उसमें एक डे टू डे भी एक इंटरफेरेंस रहता है। जिस दिन से आज ये विधेयक पारित होगा उस दिन से निश्चित तौर से गवर्नमेंट अपने हस्तक्षेप को खुद अलग कर रही है, वो उसके डे टू डे अफेयर्स हो या उस बोर्ड की पावर हो या उस बोर्ड के संबंध में जो कानून बनाने की बात हो, वो ताकत, वो स्वायत्तता निश्चित तौर से इस संस्था को इस एक्ट के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। तो ये एक्ट निश्चित तौर से इस संस्था को जो हमारे अपने रीजनल सेंटर बायोटेक्नोलॉजी है इसको अपने आप में एक ताकत मिलने जा रही है। और जब ताकत मिलेगी तो जिस तरीके से हमारे विद्वान सदस्य ने कहा कि मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे लगता है कि शायद अभी उन्हें यही एहसास है कि शायद ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी की संस्था है इसमें गवर्नमेंट का या उस तरह का इंटरफेरेंस रोज बना रहेगा। मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से स्किल डेवलपमेंट की बात हो, जिस तरीके से हमारे बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, हमारी सरकार का एक स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो साइंटिस्ट रिसर्च के क्षेत्र में या R&D के क्षेत्र में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में न केवल भारत में बल्कि दुनिया में जिस तरीके से अभी माननीय मंत्री जी ने खुद उल्लेख किया कि कुछ दवाएं जो आज हम सबसे सस्ती तैयार कर रहे हैं और वो दवाएं दुनिया में हर तीसरा आदमी हमारा इस्तेमाल कर रहा है, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धियां। शायद हम इसको स्वायत्तता देंगे तो हम दुनिया के सबसे पायनियर इंस्टीट्यूशंस होंगे और ये देश मेडिकल के क्षेत्र में या फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में जैसे आज जिस तरीके से ग्रो कर रहा है उस तरीके से हम आगे और ग्रो करेंगे। और स्वाभाविक है कि जब हम इस क्षेत्र में ग्रो करेंगे तो इस देश में कहीं ना कहीं जो हमारे एक बायोटेक्नोलॉजी में या बायोमेडिकल फील्ड के हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए प्लेसमेंट होगा, उनके लिए रिसर्च करने का पूरा स्कोप होगा और उनके लिए एक ट्रेनिंग का भी बड़ा स्कोप होगा जो अभी बहुत लिमिटेड है। और आज आप देखते हैं हमारे एक्सीलेंस को या हमारे इस देश के उन हुनर को आज दुनिया के उन तमाम ऐसे सेंटर में, बायोटेक्नोलॉजी सेंटर में अगर आप जाइए तो वहाँ इंडियन साइंटिस्ट आपको मिलेंगे। तो स्वाभाविक है कि आज उस दिशा में ये अमेंडमेंट एक मील का पत्थर साबित होगा जिस तरीके से माननीय मंत्री जी लाए हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी को निश्चित तौर से हम बधाई देंगे कि जो रीजनल सेंटर की अथॉरिटीज है उसमें अभी जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन का है, फंक्शनिंग का है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का है
या प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी का है, एग्जीक्यूटिव कमेटी का है, फाइनेंस कमेटी का है, इन सारी चीज़ों को मैं इसमें बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन आज क्या है कि तमाम इस तरह की जो एक्सेलेंस की बॉडीज हैं या जिस तरीके से एक विशिष्ट हमारे इस तरह की बॉडीज हैं, और अगर उनको कार्य करने में रोज कहीं ना कहीं एक अनुमति लेनी हो, परमिशन लेनी हो, अप्रूवल लेनी हो गवर्नमेंट से, चाहे उनके किसी पॉलिसी डिसीजन के मामले में उस डिसीजन के संबंध में क्या फाइनेंस लगेगा, क्या फंड्स लगेगा, या किस तरीके से उस स्टैंडर्ड का होगा, तो इसमें स्वाभाविक है कि जो हमारा रिसर्च भी प्रभावित होगा। और जब इस सेंटर का इसका मकसद ही ये था कि इस सेंटर को हम एक इस तरीके का सेंटर डेवलप करें जो हमने उसके साथ समझौते में किया था, ये तो वो स्वाभाविक है कि आज हम सार्क देश में जब हम अपने इस संस्था को एक जितना ऑटोनोमस इसको बना सकते हैं, इसको ऑटोनॉमी देंगे, उससे संस्था निश्चित तौर से वहाँ पे रिसर्च के वर्क का, ट्रेनिंग का काम और एजुकेशन की भी क्वालिटी जो होगी वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज यहाँ की जो इस बिल के पास होने के बाद जो इसकी गवर्निंग बॉडी भी है, वो अपने आप जो अपने फैसले लेने वाली होगी, उन फैसले लेने में भी उसकी स्वतंत्रता बढ़ जाएगी, उसकी एक इंडिपेंडेंस हो जाएगी। तो निश्चित तौर से फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आने वाले दिनों में वो केवल अपने देश के हित में नहीं, वो फिर सार्क कंट्रीज के परिप्रेक्ष्य में और दुनिया के दूसरे मुल्कों में जिस तरह के रिसर्च हो रहे हैं, फिर हमारा एक तरह से हेल्दी कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा हम दुनिया के साथ करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय मंत्री जी के इस बिल के बाद, अगर ये सदन में तो अपील करूंगा सबसे सब सम्मत करें कि इस बिल के पास होने के बाद यही फरीदाबाद का हरियाणा सेंटर हमारा राष्ट्रीय स्तर का नहीं होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा हमारा एक एजुकेशन का ट्रेंड हमारे यहाँ के होगा। तो मैं निश्चित तौर से मैं जो माननीय मंत्री जी द्वारा बिल प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं अपील करूंगा कि इस बिल को तो कम से कम सर्वसम्मत बिल पास होना चाहिए, न कि कोई सशर्त की बात करें, क्योंकि आज ये तो एक तरह से रेगुलेशंस बनाने की बात है, उसकी आजादी की बात है या उसकी लेजिस्लेटिव बैकिंग की बात। बहुत बहुत धन्यवाद।